नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 कंप्लीट कोर्स थ्योरी और प्रश्नों को हम करा रहे हैं। पूरा कोर्स हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट जो है, इससे पहले पूरा कोर्स हम थ्योरी और प्रश्न करा चुके हैं। साइड में आपको आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आप सारी क्लासेस देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन का। सबसे पहला चैप्टर है आपका पृथ्वी की संरचना। तो आज की क्लास में थ्योरी और प्रश्न दोनों चीजों को हम देखेंगे। ये आपका जो है वो पूरा कोर्स है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आप जो रेड कलर से हाईलाइटेड देख रहे हैं, इसको जो है हम आज कराएंगे। धीरे धीरे आपके ये सभी चैप्टर जो है हम आपको कंप्लीट कराएंगे। फिर जो और सब्जेक्ट हैं उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। मेन जो अभी चैप्टर है उन पर फोकस कर रहे हैं, जैसे साइंस था, सोशल साइंस था। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप बिना परीक्षा तिथि के पढ़ सकते हैं। इसीलिए जो पहले इंटरेस्टिंग चैप्टर है उनको हम देख रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम की जो तारीख है नजदीक आएगी, उससे पहले जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की संरचना के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले पृथ्वी को अगर गोलाकार पूछा जाए किसने जो है वो कहा, तो अरस्तु जो है उन्होंने कहा था। कॉपरनिकस की बात करें तो इन्होंने 1543 ईस्वी में बताया था कि पृथ्वी ही नहीं अपितु सूर्य ही ब्रह्मांड के जो है वो केंद्र में है। ये कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया था। इसलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है वो लगाती है। इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसने कहा था? तो कॉपरनिकस जो है उन्होंने कहा था। पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये जो है पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो होता है। और घनत्व को हम डेंसिटी जो है वो कहते हैं। अगर बात करें कि दबाव जो है, प्रेशर जो है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो दबाव बढ़ने के साथ जो घनत्व होता है वो भी जो है वो बढ़ता जाता है। कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि दबाव बढ़ रहा है, तो इस पर क्या प्रभाव जो है देखने को मिलेगा, बढ़ेगा, घटेगा घनत्व, या अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सिचुएशन बेस्ड भी जो है वो पूछे जाते हैं। पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। ये भी पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। मैंने सभी जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं वही जो है यहाँ पर लिखी हैं, तो ये सभी आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं पृथ्वी जो है उसकी परतों की। तो पृथ्वी की परतों की बात करें, जिसे हम कहते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 मुख्य परतें होती हैं। अब यहाँ पर रासायनिक संगठन का क्या मतलब है? दो एक्चुअल में आधार पर इनका डिवीजन किया गया है। एक सियाल सीमा निफे, और एक आपका जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके आधार पर देखते हैं हम, तो भूपटल, मेंटल, क्रूड। तो ये 2 आधार हैं मुख्यतः जब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की अलग अलग परतों को। तो आप समझ गए कि कैसे आपको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहली जो परत है उसका नाम है सियाल। ये किसके आधार पर है? रासायनिक संगठन के आधार पर है। तो सियाल की बात करें तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। सियाल में देखिए SI लिखा है, यानी कि इसमें सिलिका, और Al लिखा है यानी कि एल्यूमिना। एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम की बात यहाँ पर हो रही है। ये जो है वो पाया जाता है या इसकी अधिकता होती है, इसीलिए नाम इसका सियाल जो है वो पड़ा है। ये जो परत है इसमें ग्रेनाइट की अधिकता है, और साथ ही साथ इस परत की जो चट्टानें होती हैं वो कैसी होती हैं? तो अम्लीय प्रकृति की जो है वो होती हैं। तो सियाल नाम से आप ये तो पहचान लेंगे कि सिलिका और एल्यूमिना जो है इसकी अधिकता होती है। इसके अलावा आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ग्रेनाइट जो है इसकी इसमें अधिकता होती है इस परत में। और जो प्रकृति की अगर बात की जाए तो इस परत की जो चट्टानें होती हैं वो अम्लीय जो है वो होती हैं। दूसरी आपकी परत है जिसका नाम है सीमा। सियाल सीमा। सीमा की बात करें तो यहां पर भी SI है। SI मतलब सिलिकन, तो ये आपका सिलिका आ गया यहां से। और Ma जो है इससे हो जाएगा मैग्नीशियम, तो ये हो गया मैग्नीशियम। तो ये पृथ्वी की दूसरी परत है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की जो है वो अधिकता देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम सीमा पड़ा है। इसकी बात करें तो ये क्षारीय चट्टानों की जो है यहाँ पर अधिकता है। सबसे पहले में क्या किसकी अधिकता थी? अम्लीय की। दूसरे वाले में क्षारीय की। अब इसमें अगर बात करें तो बेसाल्ट और ग्रेबो जो है आपका प्रमुख है। जैसे हमने ऊपर ग्रेनाइट देखा था, प्रमुख था, ग्रेनाइट की अधिकता देखने को मिलती थी। तो ये ऐसे ही सीमा में जो है वो बेसाल्ट और ग्रेबो जो है आपका प्रमुख है। अच्छा, यही जो आपका बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये चट्टानों को भी हम अलग से पढ़ेंगे आगे। तो चट्टानों से अधिकतर क्वेश्चन जो है
किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि वो किस प्रकार की चट्टान में आता है। जैसे इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है, अवसादी चट्टान है। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीन मुख्य प्रकार जो होते हैं चट्टानों के, और उसके अंतर्गत भी सब डिवीजन होते हैं, वो हम आगे जो है वो देखेंगे। तो सियाल हो गया, सीमा हो गया। तीसरा आपका है निफे। ये पृथ्वी की जो है वो तीसरी परत होती है, और इसमें अगर देखेंगे Ni जो है इससे मतलब हो गया निकिल, और Fe मतलब होता है फेरस। तो इनकी अधिकता देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या है, निफे है। तो ये तीनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे, सियाल, सीमा और निफे। तो ये तो हो गया आपका बेसिक आधार पर, रासायनिक आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की परतों का डिवीजन। अब आपसे बात करा जाए मॉडर्न कंसेप्ट की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिनव मत। तो मॉडर्न कंसेप्ट के आधार पर यहां पर बताया गया है कि भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को तीन स्तरों में जो है वो बांटा गया है। अब जैसे भूकंप उठता है ना, तो हम कहते हैं कि अधिकेंद्र से आया है, किस लेवल से उठा है, तो उसी आधार पर जो है इसको जो है वो बांटा गया है हिंदी में, इसीलिए हम इसे अभिनव मत कहते हैं। तो सबसे पहला इसका जो टाइप है वो है आपका भूपटल, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट, इंग्लिश में क्रस्ट, हिंदी में भूपटल। ये जो है सबसे बाहरी भाग पृथ्वी का जो है वो होता है। औसत मोटाई अगर बात करें तो महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर जो है वो होती है। तो ये पॉइंट आपको जो है वो रटे होने चाहिए। महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर जो है ये होते हैं, अगर इनकी औसत मोटाई की जो है वो बात की जाए। अब यहां पर अगर बात करें चट्टानों के बारे में, तो यहां पर महाद्वीपीय भूपटल नीस और ग्रेनाइट जो है इसका बना होता है। जैसे हमने देखा सियाल सबसे ऊपरी परत थी, और वहां पर भी आपका क्या था, ग्रेनाइट था, और भूपटल भी सबसे ऊपरी परत है, यहां पर भी ग्रेनाइट है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। नीस भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये यहां पर लिखा है किसकी, महाद्वीपीय भूपटल के बारे में। जबकि महासागरीय भूपटल की बात करें तो यहां पर बेसाल्ट चट्टान जो है वो देखने को मिलती है, बेसाल्ट चट्टानों का जो है ये बना होता है। तो अंतर ध्यान रखिएगा, इस आधार पर आप याद रख सकते हैं। देखिए जैसे महाद्वीपों में हमने अगर देखी थी, यहाँ मोटाई 30 किलोमीटर है, और ऊपर महासागरों में अगर मोटाई देखी थी तो 5 किलोमीटर। ऐसे ही महाद्वीपों में ही अगर बात करें तो नीस और ग्रेनाइट आ जाता है, और महासागरों में अगर बात करें तो बेसाल्ट चट्टानों का जो है ये बना है। अब जो भूपटल है इसको भी जो है वो बांटा गया है, और वो कौन से टाइप्स हैं, तो वो है आपके भूकंपीय जो लहरें हैं उनकी गति के आधार पर। तो क्रस्ट को भी दो उपभागों में जो है वो बांटा गया है, एक है आपका ऊपरी क्रस्ट और एक आपका है निचली क्रस्ट। क्रस्ट नाम से है, कह सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में नाम क्रस्ट है। आप भूपटल भी कह सकते हैं, तो ऊपरी भूपटल और निचला भूपटल ये भी आप कह सकते हैं। तो क्रस्ट आपका हो जाएगा ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। अब जितने भी आप आगे टाइप्स देखेंगे, जितने भी मतलब टाइप के अंदर सब टाइप देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे सबसे ऊपर आपका है क्रस्ट, तो क्रस्ट के अंदर भी ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। फिर क्रस्ट के बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि मेंटल, तो मेंटल जो है इसमें भी आपका ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल ऐसे देखने को मिलेगा। तो जितने भी आप ऊपरी और निचला देख रहे हैं, इनके बीच आपको एक असंबद्धता देखने को मिलती है। सभी में अलग अलग है, इसको हम अभी ट्रिक से भी आगे बात करेंगे, पहले आपको समझने के लिए ज्यादा जरूरी है। तो इन सबके मध्य क्या होता है, असंबद्धता पाई जाती है। असंबद्धता सबसे पहले अगर भूपटल की बात करें तो इसमें कौन सी होती है, तो ऊपरी और निचली क्रस्ट के मध्य कोनार्ड असंबद्धता जो है वो पाई जाती है। जितनी भी असंबद्धताएं आपको मैं यहां पर बताऊं, इनको एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न सरल पूछा जाएगा तो भूपटल से, कोई उसके चट्टान से, उसकी ऊंचाई से, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पर अगर थोड़ा सा और डिटेल में पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आपसे असंबद्धता से क्वेश्चन बन सकता है, कि पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊपरी और निचली क्रस्ट के मध्य कौन सी असंबद्धता होती है, तो कोनार्ड असंबद्धता जो है वो होती है। जिस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके सब डिवीजन जो है उसको असंबद्धता के आधार पर जो है वो जोड़ा गया है। सेम चीज आप ये भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के बाद आपका कौन सा आता है, तो मेंटल आता है। तो मेंटल के अंतर्गत जो दो टाइप्स होंगे इसके मध्य तो असंबद्धता होगी, पर भूपटल और मेंटल इनके बीच में भी तो आपका कोई ना कोई असंबद्धता होगी, तो उसको हम संपर्क मंडल कहते हैं। तो अगर बात करें भूपटल के बाद आपका आता है कौन सा, तो मेंटल आता है। तो इसके बाद अगर क्रस्ट और मेंटल के संपर्क मंडल की बात करें तो उसे हम मोहरो
विकिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहोरो विकिक। तो चीजों को आपने समझा। ऊपरी और निचली क्रस्ट जो इस क्रस्ट के ही टाइप्स हैं, उसके बीच असंबद्धता कौन सी है? कोनार्ड असंबद्धता। उसके बाद क्रस्ट के बाद दूसरी परत आती है आपकी मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल का जो संपर्क मंडल है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मोहरो विकिक। आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, नाम को केवल ध्यान से सुनिए और ये समझिए कि किसकी बात हो रही है, कौन किसके बीच आ रहा है, केवल इतना, क्योंकि नाम मैं अभी आपको एक साथ ट्रिक के माध्यम से जो है याद कराने की कोशिश करूंगा। दूसरी आपकी अगर परत की बात करें तो दूसरे का नाम है आपका मेंटल। पहली आपकी भूपटल, दूसरी आपकी मेंटल। मेंटल की बात करें तो भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच का जो संस्तर होता है वो कहलाता है आपका मेंटल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे आपका ये पूरा जो है एक कट फॉर्म है, अगर आप भूमि को एकदम नीचे तक जो है वो काट लेते हैं, यानी सभी परतों के आधार पर, तो जो सबसे ऊपर होगा वो आपका क्या होगा? भूपटल होगा। तो वही लिखा है भूपृष्ठ जो है उसका आधार, तो ये जो है वो भूपृष्ठ हो गया, इसका आधार ये नीचे वाला हिस्सा होगा, यहां से लेकर के क्रोड, क्रोड सबसे नीचे होगा, तो यहां पर आपका कहीं क्रोड होगा। तो इसके जो बीच का संस्तर है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका मेंटल कहलाता है। इस चीज को इस लाइन में समझाया गया है। आगे भी हम चित्र को भी देखेंगे ताकि आपको चीजें और क्लियर हो। इसकी गहराई की बात करें तो सबसे ज्यादा होती है 200 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच, सबसे ज्यादा होती है। भूपटल में हमने देखा था कि मात्र महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर, महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर होती थी, परंतु मेंटल की बात करें तो 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक देखने को जो है ये मिलती है। अब इसके भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से? मैंने बताया कि जैसे आप जो भी पढ़ेंगे उसके सब डिवीजन में, सब में आपको ऊपरी या निचला देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो निचला मेंटल, जिसको हम लोअर मेंटल कहते हैं, और दूसरा आपका है ऊपरी मेंटल, और ऊपरी मेंटल को ही दुर्बलता मेंटल भी जो है वो कहते हैं। इस नाम को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। जैसे हमने भूपटल में देखा था तो सीधे था कि ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें क्या है? निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल। दुर्बलता मंडल जो है ऊपरी मंडल को जो है वो कहते हैं। अब दुर्बलता मंडल को समझते हैं। दुर्बलता जो मंडल होता है उसका निचला भाग जो है वो ठोस होता है। इस चीज को समझिए, और इसको समझने के लिए चित्र को आप देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये जो है इसका चित्र है। देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर आपकी जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो आपकी भूपर्पल्टी होती है, भूपटल होती है, क्रस्ट होती है, जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये जो ऊपर छोटा सा दर्शाया गया ना, ये आपका क्या है? ये आपका है भूपटल। इसके बाद ये जो है आपका यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है? ये आपका मेंटल है जिसको हम पढ़ रहे हैं। अब इस मेंटल में भी आप देखेंगे तो ऊपरी वाला जो भाग है वो क्या है? दुर्बलता मंडल है, जिसको हम ऊपरी मेंटल भी कहते हैं। और नीचे वाला जो भाग होता है वो इसी का मेंटल का, वो क्या है? वो आपका निचला मेंटल है। इसकी अगर गहराई देखेंगे तो 2900 किलोमीटर लिखी भी हुई है, यानी कि यहां से लेकर ये पूरा कितना है गहराई? 2900 किलोमीटर है। ऊपर वाला कितना था? भूपर्पल्टी, तो वो 5 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, पर अगर नॉर्मल रेंज देख लें तो लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद 100 से लेकर 2900 कह लीजिए, या कहीं कहीं 200 से 2900 भी लिखा रहता है। वैसे अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद करना चाहें, जो कि आपका सर्वमान्य होता है, तो वहां पर 0 से 100, ये जो चित्र आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का ही है, तो यहाँ पर 0 से 100 ही बताया गया है, तो चाहे तो इसी को याद रख सकते हैं। वैसे 0 से 100 एक एवरेज है, पर जो 5 और 30 मैंने बताया था महासागर और महाद्वीप, वो सर्वमान्य है, तो वो उसी को आपको याद रखना है। और 100 से लेकर के 2900 तक जो है ये आपकी दूसरी परत है। इतना हमने समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं दुर्बलता मंडल की। तो जो ये पूरा आपका मेंटल है, इसमें जो ऊपरी वाला है दुर्बलता मंडल, इसमें ये कह रहा है कि जो निचला वाला भाग होता है ये तो ठोस होता है, क्योंकि ये अंदर है। आप इस चीज को समझिए, जैसे जैसे हम जमीन की गहराई में जाते जाएंगे तो ऊपरी भाग जो है वो इतना ठोस नहीं होगा, पर अंदर का भाग ठोस होगा। तो वही चीज समझाने का प्रयास किया गया है। वैसे अलग अलग, जैसे द्रव है, नीचे ठोस है, वो चीज प्रकृति को हम अलग से देखेंगे, पर मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसलिए नीचे वाला जो भाग होता है दुर्बलता मंडल का वो ठोस होता है, और ऊपरी वाला जो भाग होता है वो आपका प्लास्टिक और आंशिक गलन अवस्था में होता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। पीछे जो लिखा है इसको हम दिखा देते हैं कि भूकंपीय लहरों का वेग इस मंडल में जो है वो कम हो जाता है, इसलिए इसे न्यूनतम वेग मंडल भी कहा जाता है। ना समझ गए आप? अब इसमें समझिए कौन सी असंबद्धता होती है। तो ऊपरी और निचला जो मेंटल होता है, इसमें रेपिटी असंबद्धता जो है वो होती है। समझ गए आप? ऊपरी, इसको रफ कर रहे हैं, ऊपरी और निचला जो मेंटल है
इसके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संबद्धता है, असंबद्धता है, तो रेपेटिव असंबद्धता जो है वो होती है। क्लियर हो गया अब आपका। अब थर्ड की बात करते हैं, जो सबसे नीचे आपका है वो है आपका क्रोड। ये देखिए साइड में लिखा भी हुआ है क्रोड, ये सबसे नीचे है। और यहां तक 2900 किलोमीटर तक देख चुके हैं, यानी कि अब जो तीसरी होगी वो 2900 किलोमीटर से आगे होगी। तो क्रोड की अगर बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में कोर कहते हैं, तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक जो है वो पाया जाता है, जिसको इस चित्र में 6378 किलोमीटर दिखाया गया है। तो 78 भी याद रख सकते हैं और 75 नियर बाई है, चाहे तो आप इसको 78 ही कर लीजिए, कोई ऐसी जो है वो नंबर ज्यादा अंतर नहीं है। तो 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक जो है आपका पाया जाता है क्रोड। अब आगे कि इसमें सघन लोहा निकल मिश्रण निफे होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था ना सियाल सीमा निफे, तो निफे सबसे नीचे ही आता है, तो निफे भी आप कह सकते हैं कि सघन लोहा और निकल मिश्रण जो है वो होता है, क्योंकि नाम में आपका NiFe था, तो Ni से आपका निकल, Fe जो है आपका लोहा हो जाएगा। तो इसका तापमान अगर बात करें तो 2700 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका टेम्परेचर जो है वो होता है। अब इसमें बात करते हैं कि हम ऊपर पढ़ के आए मेंटल, और उसके बाद आपकी कौन सी अगली आएगी, तो वो आपकी आएगी क्रोड, जो हम पढ़ रहे हैं। तो मेंटल और क्रोड के बीच में कौन सा असंबद्धता देखने को मिलती है, तो वो आपकी होती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेंटल और कोर सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है वो कहते हैं। इससे लेकर पृथ्वी के केंद्र तक को भी दो उपभागों में जो है वो बांटा गया है। तो जैसे सबको बांटा गया है, वैसे इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? बाह्य क्रोड और दूसरा है आपका आंतरिक क्रोड। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ध्यान से चीजों को समझना है। और जो भी असंबद्धता है, मैंने बताया कि अभी मैं आपको ट्रिक्स अभी बताऊंगा, तो आपको इसको लेकर बिल्कुल घबराना नहीं है कि अरे ये याद नहीं हो रहे हैं, अभी आपको याद हो जाएंगे। और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन आपको चीजें प्रोवाइड करा सकें, वो भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई पेड क्लास कुछ नहीं है। एक लाइक तो आपका बनता ही है, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। तो बाह्य कोड और आंतरिक कोड के अगर बात करें असंबद्धता की, तो इसमें लेहमैन असंबद्धता जो है वो देखने को मिलती है। तो बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच पाई जाने वाली असंबद्धता कौन सी होती है? लेहमैन असंबद्धता होती है। तो हमने असंबद्धता भी देख ली, सारी परतें भी देख ली। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं असंबद्धता को थोड़ा सा ट्रिक से जो है वो समझते हैं। तो ट्रिक आपकी बहुत ही सिंपल सी है, कमर गल गई। जैसे आप इस चीज को ऐसे याद रखिए, जैसे भूमि के नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे, हमने बताया ना अभी आपको कि जो सबसे नीचे वाली कोर होती है वहां पर टेम्परेचर कितना होता है? 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि कमर ही गल गई। बस ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जरूरी ये नहीं कि ट्रिक आपको याद है, जरूरी यह है कि आपको पेपर में ट्रिक भी याद है। तो ट्रिक को जोड़ना इसलिए जरूरी होता है। तो कमर गल गई को हम इस प्रकार से KMR, कमर हो गया, और गल को G, और गई तो आपका साइलेंट हो जाएगा, गल में ही आपका LV आ गया है। तो इस प्रकार से आपका ये सारे टर्म आ गए। अब इन्हीं में देखेंगे सारी आपको असंबद्धता मिल जाएंगी। जैसे कमर में जो K है, बोलते भी जाइए अपने आप से, अगर आपने चीजों को थोड़ा सा याद किया है कि कौन सी असंबद्धता होती है सबसे पहली, तो ये होती है आपकी कोनार्ड असंबद्धता। सबसे पहली कौन सी हमने देखी थी? कोनार्ड असंबद्धता। पहले हम लिख देते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि कौन सी किसके बीच जो है वो होती है। M वाला जो है, ये हमने देखा था मोहरोविक, मोहरो मोहरोविकिक असंबद्धता। फिर कमर का जो रा है, R है, इससे कौन सी हो जाएगी? तो रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता। जो G है, इससे कौन सी हो जाएगी? तो इससे आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है वो हो जाएगी। कौन सी? गुटेनबर्ग असंबद्धता। और जो L है, इससे कौन सी होगी? तो इससे जो है वो लेहमैन असंबद्धता जो है वो हो जाएगी। लेहमैन असंबद्धता सारी हमने देख ली, जितनी हमने देखी थी एक साथ। मैंने कहा था कि आपको रटने में एकदम परेशान नहीं होना है, ट्रिक हम देखेंगे बिल्कुल याद हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐसे समझिए कि कौन से किसके बीच, एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा था, पढ़ते आपको याद है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे पहली जो थी कोनार्ड, ये आपकी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट इनके बीच थी। सबसे पहली जो कोनार्ड थी, ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में थी।
क्रस्ट के बाद आता था आपका मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल इनके बीच कौन था? तो मोहरोविगिक था। ठीक है। उसके बाद मेंटल के अंतर्गत भी दो टाइप्स थे, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल में ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल जो है उसके बीच कौन था? तो रेपेटी था। फिर उसके बाद आपका क्रोड आया था। तो फिर मेंटल के बाद आपका कौन आया था? क्रोड आया था, जिसको हम कोर कह देते हैं। तो मेंटल और कोर के बीच कौन था? तो गुटनबर्ग था। फिर कोर का भी जो है टाइप्स हैं, एक ऊपरी नहीं, एक बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड जो है उसके बीच जो असमता थी वो लेमैन असमता थी। तो एकदम सीरियल से है, आप समझ गए होंगे इतना। हमने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा दिया है, फिर भी अगर ना समझ आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, और वो भाग है आपका कि कितना क्या परसेंटेज कोई तत्व देखने को मिलता है, चाहे वो आपके भूपटल में हो चाहे वो आपकी समस्त पृथ्वी में हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भूपटल में, यानी कि क्रस्ट में। ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रश्न में जब भी पूछा जाए तो ये जरूर देख लीजिएगा कि किसमें पूछा गया है। अगर आपके प्रश्न में भूपटल लिखा गया है तब आपका आंसर अलग होगा, जब आपके समस्त पृथ्वी की बात की जाएगी तब आपका अलग होगा। तो हम समस्त पृथ्वी ना देखकर भूपटल या क्रस्ट में सबसे पहले परसेंटेज देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व जो है उसकी परसेंटेज जो है देखने को मिलती है। तो वो आपका कौन सा है? वो आपका है ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज है 46.8%। तो सबसे पहला ये जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से बिल्कुल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व जो है आपके पूरे भूपटल में या आपके क्रस्ट में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन वो जो है वो तत्व होता है, और उसके परसेंटेज की बात करें तो आपका 46.8% होता है। अब उसके अलावा जो है उनके धीरे धीरे करके परसेंटेज बात करें तो ऑक्सीजन के बाद नंबर आता है सिलिकॉन का, जिसमें परसेंटेज 27.7% होता है। एल्यूमिनियम जो है 8.1% होता है। लोहा जो है वो 5.0% होता है। मैग्नीशियम जो है और कैल्शियम जो है उनका परसेंटेज क्रमशः मैग्नीशियम का 2.0 और कैल्शियम का 3.6 ये जो है वो होता है। तो इस प्रकार से आपको सभी पता होने चाहिए। देखिए, सभी अगर परसेंटेज अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर सब नहीं याद कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये जरूर पता होना चाहिए सबसे ज्यादा परसेंटेज और सबसे कम परसेंटेज। तो ये तो बात हो गई जब बात हो रही होगी भूपटल यानी कि क्रस्ट की। पर यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि समस्त पृथ्वी जो है उसमें जो है कौन सा जो तत्व है वो सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तब वहां पर ऑक्सीजन आप टिक कभी भी नहीं लगाएंगे, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके परसेंटेज सभी आपके अलग होते हैं। तो अब बात करते हैं हम समस्त पृथ्वी की। तो समस्त पृथ्वी में अगर बात करें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है तो वो होता है लोहा, जिसका परसेंटेज आपका 35% जो है वो होता है। तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा, तो सबसे ज्यादा जो है वो परसेंटेज के हैं। जैसे समस्त पृथ्वी में आपका लोहा है और भूपटल में आपका ऑक्सीजन है, जो कि हमने अभी आपको पूरी लिस्ट दिखा दी। अब इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करें तो वो 30% होती है। सिलिकॉन की बात करें तो 15% होती है। मैग्नीशियम की बात करें तो 13% होती है। निकल की बात करें तो 2.4% होती है। और गंधक की बात करें तो 1.9% होती है। तो ये पूरी लिस्ट है जो अगर आपको याद होगी। अच्छा, देखेंगे तो तत्व इसमें कोई ऐसे नए नहीं है। मैग्नीशियम उसमें भी था, इसमें भी है। कैल्शियम उसमें भी था, शायद नहीं, कैल्शियम उसमें नहीं था। कैल्शियम उसमें था, इसमें नहीं है। ऑक्सीजन, लोहा, ये सब दोनों में जो है वो कॉमन है। तो इतनी चीजें याद कर लीजिएगा। देखिए, अभी ये चैप्टर में जो थ्योरी पोर्शन है हम इतना ही रख रहे हैं, अब कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इसी चैप्टर में अभी आपकी चट्टानें पढ़ना बाकी हैं। इसी चैप्टर में वायुमंडल की जो परतें हैं वो भी आती हैं। इसी चैप्टर में ही आपका जो परसेंटेज है, अगर पूरे वायुमंडल में कितना क्या परसेंटेज है कौन सी गैसेस का, वो सारी चीजें भी आती हैं। तो वो हम अगली वाली क्लास में जो है वो देखेंगे। और चट्टानों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम चट्टानों को अगली वाली क्लास में जो है सबसे पहले देखेंगे। अब हम टोटल 5 प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी जो है वो पूछेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, ताकि जितनी भी चीजें आप पढ़ाई जाएं, एक दिन में 24 घंटे का समय आपके पास होता है, आप डेली डेली उतनी चीजें याद कर सकें। तो सबसे पहला प्रश्न कि मैग्मा जो है उसके ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण जो है वो होता है। कायांतरित सेल, अवसादी सेल, आग्नेय सेल, हैलाइट सेल, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो जब मैग्मा के ठंडा होकर की बात हो रही हो तो आपका जो चट्टान होती है वो होती है आपका आग्नेय सेल। तो आग वर्ड से आप पकड़ सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा।
आग्नेय जो चट्टाने होती है ना, इनका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित जो तप्त और तरल मैग्मा होता है ना, उसके ठंडा होने से जो है वो होता है। और आग्नेय जो चट्टाने होती हैं रवेदार होती हैं, इसलिए इनको जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में डिफरेंस, यानी आग्नेय अवसादी जो है जब डिफरेंस पढ़ते हैं तो कौन रवेदार होती है कौन नहीं होती, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। और आग्नेय शैल को ही प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। दूसरा देखते हैं प्रश्न आपका कि ग्रेनाइट किस प्रकार की जो है वो शैल है, कायांतरित, आग्नेय अवसादी या फिर हैलाइट। बताइए कौन सा सही होगा। ऐसा क्वेश्चन बनता बहुत है कि कोई चट्टान से पूछ लिया गया कि वो किस प्रकार की चट्टान है, तो बताइए कि ग्रेनाइट किस प्रकार की जो है वो शैल है। आंसर की बात करते हैं तो ग्रेनाइट जो है आपकी एक प्रकार की अवसादी शैल जो है उसमें जो है वो आती है। अवसादी नहीं, आग्नेय शैल जो है इसमें जो है वो आती है। आग्नेय जो शैल होती, मैंने समझा आपको ऊपर ही दिया। आग्नेय शैल जो है इसके में जो ग्रेनाइट है इसका रूपांतरण भी होता है। कोई भी चट्टान होती है वो रूपांतरित होने के बाद वो रूपांतरित चट्टानों में आ जाती है पर बदल जाती है किसी न किसी चट्टान में, तो उसी प्रकार जो ग्रेनाइट है वो ग्रेनाइट नीस में जो है वो बदल जाती है। ये भी आप जो है वो याद रख सकते हैं, बाकी हम डिटेल में आगे जो है इसको भी देख लेंगे। तो आंसर यहाँ पर सी वाला आग्नेय जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है, सैंडस्टोन, चूने का पत्थर, ग्रेनाइट, मिट्टी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रश्न चीजें हमने आज पढ़ी कोशिश करेंगे कि इस पर बेस्ड चैप्टर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम अगली वाली क्लास में देखें, क्योंकि अभी तुरंत आपने देखा अभी तो आप आंसर हो सकता हो बता ले जाएं, कल तक आपको याद रहता है कि नहीं वो भी जरूरी है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी लास्ट के दो, और थोड़े से नए क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका संगमरमर जो चूने का पत्थर होता है ये आपका एक बदल जाता है किसमें, संगमरमर में, तो इसकी जो है ये एक कायांतरित जो है वो चट्टान होती है। चूने का पत्थर ये अवसादी चट्टान होती है और ये बदल जाती है रूपांतरण के बाद संगमरमर में। यूज इसका आप देखेंगे तो शिल्प कला के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है संगमरमर का। जैसे आपने देखा है ताजमहल सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये किस भाषा से जो है शब्द निकला है, तो फारसी भाषा से शब्द जो है वो निकला है, जिसका अर्थ होता है मुलायम पत्थर। अगला देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न चौथा कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान जो है वो कौन सी होती है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान जो है वो कौन सी होती है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आग्नेय जो है वो सही होगा। मैंने बताया था ना कि आग वर्ड से आप याद रख सकते हैं, पृथ्वी के अंदर उपस्थित जो लावा होता है उसके बाहर आने से फिर जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है वो ठंडा होता है, फिर उस इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, ये पूछा गया है। बॉक्साइड, मैग्नीज, सिलिका, आयरन। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें मुख्य रूप से सिलिका जो है वो आपका पाया जाता है। सियाल, सीमा, निफे मैंने आपको बताया ना अलग अलग पड़ते हैं, उससे आप आसानी से जो है वो पहचान सकते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक जो है वो प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि पृथ्वी की जो पपड़ी है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाली जो धातु होती है वो कौन सी होती है। ए ऑप्शन है आपका जिंक, बी ऑप्शन है आपका तांबा, सी ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है आपका लोहा। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। सुपर ट्रेड के लिए जो हम टॉपिक वाइज वीडियो देख रहे हैं उसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, और एक और लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे की, जिसमें हम प्रश्नों की प्रैक्टिस हिंदी और जीके जीएस प्रश्नों को कर रहे हैं। लेखपाल और सुपर ट्रेड के लिए ही, उसको भी आप लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।